नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। आज दिनांक है 20 जुलाई 2026, वार है मंडे। और आज तक जो भी करंट अफेयर्स में समाचारों में करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बने उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, बिना देर किए हुए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और ब्रिटिश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित कोंकण एक्सरसाइज 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है समुद्री एवं नौसैनिक युद्ध अभ्यास। जो भारत और यूके के बीच में एक जो अभ्यास चल रहा है, कोंकण अभ्यास, वो यूके और भारतीय समुद्री नौसेना युद्ध अभ्यास है। इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि कोंकण एक्सरसाइज 2026 हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में देखा गया है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी, यूनाइटेड किंगडम की जो नेवी है वो रॉयल नेवी है, के बीच समुद्री सहयोग, संयुक्त परिचालन क्षमता, पनडुब्बी, रोधी एएसएमडब्ल्यू, वायु रक्षा और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशन रेन में अपनी समुद्री उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। ऐसा अभ्यास सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रेन दृष्टिकोण तथा मुक्त, खुला और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक माने जाते हैं। तो इसके हम एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं। क्या है स्टैटिक्स। कोंकण एक्सरसाइज है तो भारत और यूके के बीच में है। सागर सिद्धांत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में प्रस्तुत किया गया। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रेन। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। रॉयल नेवी है जो यूनाइटेड किंगडम की नौसेना है। हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा हमारा बी, समुद्री एवं नौसैनिक युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में प्रोजेक्ट फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है दीर्घकालीन अवसंरचना एवं औद्योगिक परियोजना के वित्त पोषण को विनियमित करना। दीर्घकालीन अवसंरचना औद्योगिक परियोजना के वित्त पोषण को विनियमित करना। कैसे कि हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसने प्रोजेक्ट फाइनेंस से संबंधित संशोधित दिशा निर्देशों की लेकर चर्चा की है। प्रोजेक्ट फाइनेंस यह व्यवस्था है जिसमें किसी बड़ी अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन, बंदरगाह, हवाई अड्डा, औद्योगिक परियोजना के भविष्य के नकदी प्रवाह के आधार पर वित्त उपलब्ध कराया जाता है। यह समाचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी, पीएम गति शक्ति, रेलवे, नवीनकरण ऊर्जा और शहरी अवसंरचना जैसी परियोजनाओं में भारी निवेश की आवश्यकता है। बैंकों के लिए ऐसे ऋणों में जोखिम प्रबंधन, प्रावधान और परियोजना निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इसके एग्जाम बूस्टर के तौर पर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीआई की स्थापना जो कि 1935 में हुई, 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की स्थापना 2019 में हुई। पीएम गति शक्ति ये योजना है 2021 में लाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लंबी पुनर्भुगतान अवधि होती है। प्रोजेक्ट फाइनेंस सामान्यतः लिमिटेड रिसोर्स फाइनेंस पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा दीर्घकालिक अवसंरचना औद्योगिक परियोजना के वित्त पोषण को नियमित करने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच पुनः चर्चा में आया है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए मुख्यतः किस उद्देश्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच बढ़ाना। व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच बढ़ाना। कि भारत हाल ही में भारत ईयू व्यापार वार्ता की प्रगति चर्चा में रही है। यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं, डिजिटल व्यापार, निवेश संरक्षण, सप्लाई चेन विविधीकरण से संबंधित है। यूरोपीय संघ भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और यह समझौता भारतीय निर्यात, विशेषकर फार्मा, आईटी, इंजीनियरिंग एवं हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ईयू एक आर्थिक एवं राजनीतिक संघ है। इसमें 27 देश हैं। ईयू में कितने देश हैं? 27 देश हैं। भारत पहले यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक समझौते कर चुका है। तो ईयू का मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ईयू का गठन maastricht ट्रीटी 1993 के तहत हुआ। यूरो इसकी मुद्रा है और यूरोपीय संसद की सीट स्टोरबर्ग में है। डब्ल्यूटीओ में ईयू का एक व्यापारिक ब्लॉक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हाल ही में आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान सुरक्षा पर जोर दिए के संदर्भ में
यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? यूपीआई का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो यूपीआई का संचालन किया जा रहा है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिजिटल भुगतान, धोखाधड़ी रोकथाम और यूपीआई विस्तार से संबंधित चर्चाएं प्रमुख रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का संचालन नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यूपीआई ने भारत को विश्व के सबसे बड़े रियल टाइम डिजिटल भुगतान परिस्थिति तंत्र में बदल दिया है। एनपीसीआई की स्थापना भारतीय बैंक संघ आईबीए और आरबीआई के समर्थन से की गई थी। यह रुपए, आईएमपीएस, फास्टैग और यूपीआई जैसी भुगतान प्रणालियों का संचालन करता है। फास्टैग का संचालन भी एनपीसीआई करता है, रुपए का भी और यूपीआई का भी, और फास्टैग आईएमपीएस का। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है। यूपीआई लॉन्च 2016 में हुआ था और आईएमपीएस की इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। रुपए भारत का एक घरेलू नेटवर्क कार्ड है। इसलिए जो यूपीआई का संचालन कौन करता है? एनपीसीआई करता है, एनपीसीआई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चर्चा में रहे आर्टिमिस प्रोग्राम का नेतृत्व कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है? आर्टिमिस प्रोग्राम का नेतृत्व कौन सी एजेंसी कर रही है? तो इसका सही आंसर है हमारा नासा। यूएसए की स्पेस कंपनी है नासा, वो इसका नेतृत्व कर रही है। देखते हैं चंद्र अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के संदर्भ में आर्टिमिस प्रोग्राम चर्चा में रहा है। इसका उद्देश्य मानव को पुनः चंद्रमा पर भेजना और दीर्घकालिक चंद्र उपस्थिति स्थापित करना है। भारत भी अंतरिक्ष सहयोग के व्यापक वैश्विक ढांचे में महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में उभर रहा है। नासा अमेरिका की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। आर्टिमिस अकॉर्ड कई देशों द्वारा हस्ताक्षरित सिद्धांतों का समूह है जो शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देता है। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। अपोलो प्रोग्राम, यह नासा का पहला मानव चंद्र मिशन कार्यक्रम है, भारत का पहला मानव चंद्र मिशन। आर्टिमिस का लक्ष्य क्या है? चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति और गेटवे प्रस्तावित चंद्र कक्षीय स्टेशन है। तो हाल ही में आर्टिमिस का नेतृत्व किसने किया है? नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस चर्चा में रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस चर्चा में रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन समन के लिए वित्त उपलब्ध करवाना। जलवायु अनुकूलन और समन के लिए वित्त उपलब्ध करवाना। जलवायु वित्त और सीओपी वार्ताओं के संदर्भ में जीसीफी पुनः चर्चा में रहा है। यह विकासशील देशों को क्लाइमेट मिटिगेशन उत्सर्जन में कमी और क्लाइमेट एडेप्शन अनुकूलन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। जीसीएफ को यूनिएफसीसी के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय दक्षिणी कोरिया के सोगंडो में स्थित है। जीसीएफ की स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय इसका सोगंडो साउथ कोरिया में है। समुद्री ढांचा यूएनएफसीसी का है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 और क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्शन इसके दोनों कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाल ही में रक्षा आधुनिकीकरण के संदर्भ में चर्चा में रहे थिएटर कमांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? थिएटर कमांड, भाई रक्षा आधुनिकीकरण के संदर्भ में चर्चा में रहे थिएटर कमांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य है थल, जल और वायु सेनाओं के संयुक्त संचालन को एकत्रित करना। विस्तृत व्याख्या इसकी करते हैं तो हम भारत में सैन्य आधुनिकीकरण और संयुक्तता पर चर्चा के दौरान थिएटर कमांड महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के संसाधनों और संचालन को एकीकृत कर दक्षता बढ़ाना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की स्थापना 2019 में की गई थी ताकि संयुक्त सैन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। अच्छा, सीडीएस का पद हमारे 2019 में बनाया गया ताकि तीनों सेनाओं में संयुक्त समन्वय बना रहे। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स 2020 में स्थापना हुई इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये संयुक्त सेना संरचना है। भारतीय सशस्त्र बल, थल, नौ और वायु सेना तीनों के समन्वय के लिए सीडीएस का पद स्थापित किया गया, ज्वाइंट नेशनल संसाधनों का समन्वित उपयोग के लिए। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा? हाल ही में जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में चर्चा में रहे रामसर साइट का संबंध किससे है? तो रामसर साइट का संबंध आर्द्रभूमि संरक्षण से है, वेटलैंड से। हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण और पारिस्थितिकी सेवाओं के संदर्भ में रामसर साइट चर्चा में रही है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। वही रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया। भारत में कई महत्वपूर्ण रामसर साइट्स हैं जिनमें चिल्का झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उल्लर झील शामिल है।
रामसर क्या है कि रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में। और भारत की पहली रामसर साइट चिल्का लेक है जो कि 1981 में स्थापित की गई। आर्द्र भूमि कार्बन भंडारण महत्वपूर्ण है। वेटलैंड्स वो होती हैं जो जैव विविधता प्लस बाढ़ नियंत्रण व जल पुनर्भरण के लिए कार्य करती है, जहां पर वर्ष भर या तो पानी भरा रहता है या पानी भरे रहने की संभावना रहती है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वेटलैंड रामसर साइट का संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वैश्विक महत्व किस मुख्य कारण से है? तो इसका सही आंसर है तेल परिवहन का प्रमुख मार्ग है। देखो, हाल ही में ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज पर कब्जा करके बैठा है, क्योंकि इसके जस्ट इसी का ये स्टेट ऑफ हार्मुज का अधिकार है। तो ये मुक्त है, लगभग 70% तेल इस पर, इस हार्मुज पर होकर परिवहन होता है। तो पश्चिमी एशिया में तनाव और ऊर्जा सुरक्षा चर्चाओं के दौरान स्टेट ऑफ हार्मुज पुनः चर्चा में रहा है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। जो फारस की खाड़ी है उसको अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है तथा विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। यह जलडब्रू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दो कहाँ है? फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में, इधर अरब सागर इधर फारस खाड़ी, बीच में उधर। तटीय क्षेत्र ईरान और ओमान है। वैश्विक तेल आपूर्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा इसी मार्ग से है। ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख भू राजनीतिक बिंदु है। तो किस लिए चर्चा में है? क्योंकि वैश्विक तेल परिवहन का प्रमुख मार्ग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, हाल ही में खेल प्रशासन के संदर्भ में चर्चा में रहे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा मॉन्ट्रियल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में डोपिंग नियंत्रण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों के कारण वाडा चर्चा में है। यह वैश्विक स्तर पर एंटी डोपिंग मानकों, परीक्षण प्रक्रियाओं और अनुपालन की निगरानी करता है। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। भारत में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इसके मानकों के अनुरूप कार्य करती है। जो भारत में है वो क्या है? नाडा, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की स्थापना 1999 में हुई। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नाडा भारत की राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संस्था है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड वैश्विक मानक है। ओलंपिक खेलों में अनिवार्य पालन होता है। मतलब कोई खिलाड़ी कोई ड्रग्स लेके या किसी प्रकार का कोई नशा करके या कोई अपने आप को ऐसा स्टेरॉइड लेके जो खेल के दौरान एनर्जी बढ़ाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिले, उसको लेकर तो नहीं खेल रहा है। उसकी जांच करता है, उसकी जांच करती है विश्व में। तो जिसका एजेंसी है वो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और भारत में है जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये वाडा के अनुसार ही ये नेशनल एंटी डोपिंग कार्य करती है हमारी। तो वाडा की स्थापना 1999 में हुई, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे ये दिए गए 10 क्वेश्चन जो आज तक की इंपॉर्टेंट खबरों में से बनाए गए हैं, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगे हैं तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।